मेथड्स पढ़े थे और डिस्प्लेसमेंट मेथड्स पढ़ने के बाद में हमने फोर्स मेथड स्टार्ट किया था। ठीक है, फोर्स मेथड हमने स्टार्ट किया था। फोर्स मेथड में भी हम लोगों ने कल जो है क्या आपका मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग स्ट्रेन एनर्जी मेथड पढ़ेंगे। स्ट्रेन एनर्जी मेथड के दूसरा नाम जो है वो कैस्टिग्लियानोस थ्योरम भी बोलते हैं। ये आपको सोम में मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने कल आपसे कहा भी था कि भैया थोड़ा सा सोम से ज़रा पढ़ कर आना। ठीक है, तो आई होप आप पढ़ कर आए होंगे। ठीक है, हाँ, सभी को हैप्पी दीपावली। हाँ, दिवाली वाली फीलिंग तो आई जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने लेक्चर शेयर नहीं किया हो तो जल्दी से कर दीजिएगा। आज थोड़ी सी जिम्मेदारी आप लोगों की बढ़ जाएगी बिकॉज टाइम चेंज है। बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि क्लास 8 बजे ही होगी, बट उन्हें मालूम नहीं होगा कि क्लास तो 7 बजे होनी है, तो गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। ठीक है भाई, ताबिज जी कहने सर एक क्वेश्चन में डाउट है। बेटा जिस क्वेश्चन में डाउट है मैंने बोला था वहाँ ऑफलाइन कमेंट पे मेंशन कर दिया करो। फिर भी अगर यहाँ पर पूछने लाएगा तो पूछो, कोशिश करूँगा बताने की। चलिए, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सोम में मैं पढ़ा चुका हूँ कि कास्टिग्लियानो की 2 थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम क्या है कि डेल यू अपॉन डेल डेल्टा इज इक्वल्स टू पी। दिस इज फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, एंड अगर थीटा निकालना हो तो डेल यू अपॉन डेल एम इज इक्वल्स टू थीटा। ये दोनों ही जो है वो फर्स्ट थ्योरम का पार्ट है। ठीक है, जहाँ पर u क्या होता है आपको मालूम है, u इज स्ट्रेन एनर्जी। u क्या है बच्चा, u इज स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, बस और लगेंगे 1-2 क्वेश्चंस, एक तो लेक्चर। ठीक है, लास्ट चल रहा है, बस मैट्रिक्स और बताना है। ट्रस आपका हो गया, आर्चेज आपका हो गया, डिटर्मिनेसी इंडिटर्मिनेसी आपकी हो गई, ILD आप लोगों ने पढ़ लिया, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड सब आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, जल्दी फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चे, जिन्होंने लेक्चर लाइक नहीं किया वो कर दीजिएगा। कंक्रीट जो है वो तुरंत बस इसके बाद RCC ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिन लोगों को स्टील पहले पढ़ना था वो तब तक मेरे स्टील के बाकी जो ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल हैं वो देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब बेटा SFD का क्वेश्चन मैं इस लाइव लेक्चर में तो नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि अभी टॉपिक को छट के चल रहा है। ठीक है, बाद में देखेंगे कभी डाउट सेशन वगैरह में। ठीक है, तो U क्या होता है बच्चा, यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी होता है। डेल्टा जो होता है वो हमारा डिफ्लेक्शन होता है, हमारा मतलब बीम का डिफ्लेक्शन। और थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है वो आपका स्लोप होता है। ठीक है, और P क्या है, P आपके पास लोड है, और M क्या है, मोमेंट है। M क्या है, मोमेंट है। अब ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक एनालिसिस बेटा स्टील के साथ पढ़ाएंगे। प्लास्टिक एनालिसिस जो है वो स्टील में होगी। ठीक है, प्लास्टिक एनालिसिस हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स में कवर करेंगे, वहाँ आता है। अब याद रखिएगा, ये जो स्ट्रेन एनर्जी होती है ये बेसिकली होती तो सारे फोर्सेस की वजह से, बट बीम में हम इसको केवल बेंडिंग मोमेंट की वजह से लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है बीम के अंदर क्या होता है, आपका एक्सियल फोर्सेस होते नहीं है जनरली, और शेयर फोर्स की वजह से एनर्जी कम होती है। ठीक है, मैकेनिकल की क्लासेस चल तो रही हैं, धर्मवीर सर ने शायद कल भी क्लास ली थी, आप सही से उसकी प्लेलिस्ट वगैरह चेक करो मनीष। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी बेंडिंग मोमेंट की वजह से होगी। वहीं कोई एक्सियली लोडेड मेंबर होगा तो वहाँ पर जो एक्सियल लोड होगा उसकी वजह से होगी। ठीक है, उसकी वजह से होगी। क्लियर है? चलिए, अब ध्यान ही रखना है, अब इसको समझ लो और याद रखिएगा, जो बेंडिंग की वजह से स्ट्रेन एनर्जी होती है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग ये कितनी होती है तो आपको मालूम है, U इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन mx² dx अपॉन 2EI। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है।
रोलिंग लोड हो तो क्या बेटा ILD में और क्या पढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में और क्या पढ़ते हैं, रोलिंग लोड ही तो होता है। रोलिंग लोड मतलब मूविंग लोड, ठीक है। सर इज योर क्लासेस इनफ फॉर तेलंगाना AEE? भैया पहले इतना ही कवर कर लो, फिर टाइम बचे तो उसके बाद कुछ और पढ़ लेना। बाकी तेलंगाना ही नहीं, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सबसे सिंपल सा तरीका मैंने स्टार्टिंग से बता रखा है। आप मेरे लेक्चर्स अटेंड कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, और अपने जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो BPSC UPSC राजस्थान PSC कहीं का भी हो, स्टेट एग्ज़ाम, चाहे SSC JEE हो, चाहे वो कोई और एग्ज़ाम हो, आप उसके लास्ट के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चंस मेरी थ्योरी से बन रहे हैं इसका मतलब सफिशिएंट है, और नहीं बन रहे तो आप जो पॉइंट्स रह जा रहे हैं उनको आप कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। बट पहले जितना हमारे पास अवेलेबल होता है उसको पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स मुझसे कई बार पूछते हैं सर मैं SSC JEE के क्वेश्चन लगा रहा हूँ, फिर मैं ESC के क्वेश्चन लगा लूँगा, क्या ये सफिशिएंट रहेगा? अरे भाई पहले इतना तो कर लो, पहले इतना तो कर लो, उसका समय लगे तो फिर कुछ और करना, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपके पास स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? U = mx² dx/2EI। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बोला कि अगर एक ये कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पर पॉइंट लोड P लग रहा है और इसकी जो लेंथ है वो L है, और मैं यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक सेक्शन लेंगे और यहाँ पर मोमेंट जो होगा वो माइनस का px होगा। हालांकि यहाँ पर मोमेंट का साइन मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता? बिकॉज स्क्वायर आना। तो u का फॉर्मूला हमने क्या लिखा हुआ है? u का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ है u = mx² dx/2EI। कहाँ से लेके 0 से L तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो बेटा करो इंटीग्रेट 0 to L। अब देखो mx की जगह पे क्या लिखोगे? माइनस का px, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? p²x²। ये mx मतलब ये क्या है? x जो है वो सबस्क्रिप्ट में है, ये यहाँ पर इसका मतलब होता है x डिस्टेंस पर मोमेंट इंटू dx, और अपॉन क्या हो जाएगा? 2EI। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर बच्चे कि p² 2EI तो क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, और x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3, है ना। और 0 से लेकर कहाँ तक? L तक। तो इट इज़ इक्वल्स टू, आप जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा p² L³/6EI, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई? इस कैंटिलीवर बीम में स्ट्रेन एनर्जी आ गई ड्यू टू पॉइंट लोड एट फ्री एंड, ठीक है। क्लियर है? चलिए ओके, ये हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, कास्टिग्लियानो थ्योरम क्या कहती है कि del U/del P = डेल्टा। दिस डेल्टा को ध्यान से समझना, इट इज डिफ्लेक्शन इन दी डायरेक्शन ऑफ लोड, डिफ्लेक्शन इन दी डायरेक्शन ऑफ लोड। याद रखिएगा, अगर ये लोड एक्सियल डायरेक्शन में है तो डिफ्लेक्शन एक्सियल डायरेक्शन में होगा, अगर ये लोड अपवर्ड डायरेक्शन में है तो डिफ्लेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर ये लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ P के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं del U/del P निकालता हूँ, अगर मैं del U/del P निकालता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब इसको क्या करना है? P के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर मैं यहाँ से del U/del P कर दूँ तो देखो p² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2p, तो ये हो जाएगा 2p L³/6EI। अब ध्यान देना, इस 2 से इस 6 को काटूंगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो del U/del P क्या आ गया? PL³/3EI आ गया। ये तो हमें ऑलरेडी आता है। अब एक बात और याद रखना, जैसे ही मैं ये सब बताना स्टार्ट करूँगा, आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में ये आने लगेगा कि सर ये मेथड तो बड़ा लेंथी है, मेथड जो है वो लेंथी है। बिल्कुल सही बात है। क्यों सर? पहले एनर्जी निकालेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे,
समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा, मैं कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करवाऊँगा, लेकिन इस पर ऑब्जेक्टिव में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, उसका बेसिक क्या होता है, उसको समझने के लिए हमें इन मेथड्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बात समझ में आ ही जाएगी। अब कई बार क्या करता है वो, एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ लेता है कि यहाँ पर पी लोड लगाया और लेंथ एल है, तो स्ट्रेन एनर्जी बताओ। अब बेटा अगर तुम एग्ज़ाम में इंटीग्रेशन करने लग गए तो हो गया, फिर तो एग्ज़ाम में इंटीग्रेशन नहीं करना है, हमें इसका शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट क्या होगा बच्चा, देखना, हमें मालूम है डेल्टा बराबर होता है PL³/3EI, ठीक है। और ये क्या है, डेल यू अपॉन डेल पी। तो बेटा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल यू बराबर PL³/3EI इंटू डेल पी, और दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो भैया इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा यू, और ये क्या हो जाएगा, पी के रेस्पेक्ट में, किसके, पी के, तो जाएगा P²L³, 2 अपॉन में जाएगा 2 × 3 6EI, सही है। तो पॉइंट लोड के केस में, पॉइंट लोड के केस में क्या हो जाएगा आपके पास, पॉइंट लोड के केस में क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप डायरेक्टली जो है वो आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ इंस्टाग्राम उस पर मैंने ग्रुप बनाया तो है, टेलीग्राम वगैरह पर मैं देखता हूँ, ठीक है। मैंने अपने नाम से बनाया तो है प्रोफाइल टेलीग्राम पर, अभी कुछ वहाँ पे कुछ ऐड वैड नहीं किया है, तो देखूँगा वहाँ पर आप लोग शेयर कर दिया करना, ठीक है। अब देखो बेटा, इसी तरह से अगर वो आपसे पूछ ले कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके मिड पॉइंट पर हमने पी लोड लगाया, तो बताओ यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी पूछिए। तो भैया हमें पता है कि मिड पॉइंट पर सर जो डेल्टा होता है वो कितना होता है, PL³/48EI होता है। कितना होता है, PL³/48EI। तो U क्या हो जाएगा, इसको P के रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेट कर दो, तो P²L³ कितना हो जाएगा, 96EI हो जाएगा, ये हो जाएगा। बेटा व्हाट्सएप ग्रुप बना तो दें, बट हम लोग ना थोड़ा सा एथिक्स से बंधे हुए होते हैं, कंपनीज की कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, आप लोगों के साथ डायरेक्टली हम लोग जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, इस वजह से, है ना। चलिए इसी तरीके से बेटा अगर आपके पास एक फिक्स्ड बीम हो, अगर एक फिक्स्ड बीम हो और इस पर बीच में आपके पास पॉइंट लोड P लगा हुआ है, तो आप जानते हैं सर जो डेल्टा होता है ये कितना होता था, 1/192 PL³/EI, ठीक है, ये होता था। तो यहाँ से U क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो P²L³, इसका दुगना कर दो, 2 दूनी 4, 2 ने 19 दूनी 38, 384 है। तो मेरे ख्याल से अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो आप कर देंगे, ठीक है। मेरा एक सवाल था, अगर कोई सवाल आएगा तो कैसे डिसाइड करेंगे कि उसे कौन से मेथड से अप्रोच करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी, कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो बेटा आप रोटी खाते हो और आप चावल भी खाते हो, कैसे डिसाइड करते हो कि रोटी कैसे खानी है और चावल, रोटी खाना चम्मच से, ठीक है, और चावल खाना तोड़ तोड़ कर, इज़ इट पॉसिबल? है ना। अब देखो मैंने इतना ख़राब सा एग्जाम्पल क्यों लिया बेटा, ख़राब सा एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया, जैसे हमें हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमें सिखाता है, हम लोग सीखते हैं ना कि कौन सा काम हमें कैसे करना है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप आपको धीमे धीमे मालूम चलने लगेगा कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। क्लियर है? तो कोई और सल्यूशन नहीं है, केवल प्रैक्टिस ही एकमात्र सल्यूशन है। आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूँ, वहाँ से आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलो खैर, मतलब जस्ट फॉर, मतलब ठीक है एक मजाक की तरह था, सीरियसली मत ले लेना।
लेकिन मतलब जैसे हमारे एक्सपीरियंस होता है, स्कूटी चलाते तो हमें पता है इसके अंदर गियर नहीं लगाने, बाइक चलाते तो हमें मालूम है कि इसके अंदर भैया गियर्स हैं, है ना। तो जैसे हम बाकी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से जानते हैं, वही यहाँ पर भी वो एक्सपीरियंस से ही आएगा। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना। फिर मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि बेटा ये आपका लेंथी मेथड है, तो ऑब्जेक्टिव में हम लेंथी मेथड से तो करेंगे नहीं, है ना, तो जो शॉर्टकट मेथड होगा उसी को हम लगाएंगे। चलो खैर, ये आपको समझ में आ गया। चलिए, इसी तरीके से चलो ये हो गया आपके पास। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला है कि u इज इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन mx स्क्वायर dx अपॉन 2ei, और डेल्टा u इज इक्वल्स टू मैंने बोला है डेल u अपॉन डेल p। तो बेटा कभी कभी हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख देते हैं कि mx स्क्वायर को पहले से ही क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो 2mx, और इसको लिख दो डेल m अपॉन डेल p। डेल क्यों लिख रहे हैं बार बार, क्योंकि इसको हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 2ei, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो समटाइम्स हम लोग इसी को इस तरह से लिख लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू mx इंटू डेल mx अपॉन डेल p इंटू dx अपॉन ei। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। 500 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए होंगे बेटा मैंने, आप सारे क्वेश्चन काउंट करोगे ना, 100 में तो बल्कि 500 क्या मेरे ख्याल से हो सकता है 1000 क्वेश्चन हो गए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हमने। पूरे यूट्यूब पर आप कोई चैनल देख लो पेड, इवन आप पेड कोर्सेज देख लो, किसी भी ना आपके किसी दोस्त ने पेड कोर्सेज लिया हो कहीं का भी, उसको देख लेना, अगर इतने क्वेश्चन पेड कोर्सेज में भी करवाए गए हो तो नहीं करवाए गए होंगे। ठीक है, कौन सा क्लियर नहीं है बेटा? अरे ये बताओ, आपने डिफ्रेंशिएशन सीखा है ना, जब बेटा आप मान लो मेरे पास लिखा है y बराबर साइन क्यूब x, तो हम लोग इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई, तो बेटा पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करते हैं ना 3, फिर आता है साइन इसके, अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ साइन x, इसको ऐसे लिखते हैं ना, समझ गए? तो वही हमने वहाँ किया है। ठीक है, देखो यार कभी भी ना हमें अब हमें अपनी है वो भी तो देखना चाहिए। ठीक है, कि हम कितना कर सकते हैं। अब मैं तुमसे कह दूं नहीं बेटा 1000 सफिशिएंट नहीं होंगे, 5000 होंगे। देखो मार्केट में क्वेश्चंस की कमी नहीं है, आप IES के क्वेश्चंस कर लो, आप गेट के कर लो, आप SSC JEE कर लो, फिर आप UPPSC AE कर लो, फिर आप गुप्ता एंड गुप्ता ले लो, फिर आप खुरमी ले लो, 50 तरह की किताब है। बट क्या आप वो कर सकते हो? नहीं ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप कर सकते हो उतने करो। लेकिन एक बात याद रखना कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन केवल सोम या स्ट्रक्चर से नहीं होगा, सोम या स्ट्रक्चर से ही सिलेक्शन नहीं होगा। आपको RCC भी पढ़ना है, आपको स्टील भी पढ़ना है, आपको सॉइल भी पढ़ना है, आपको FM भी पढ़ना है, आपको एनवायरनमेंट भी पढ़ना है, आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने। तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस हिसाब से करनी है कि कहीं आप एक ही सब्जेक्ट में उलझे ना रह जाओ, आप बाकी सारे सब्जेक्ट को भी टाइम दे सको। इसलिए सबसे पहले आप कोई एक बुक उठा लो। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो आप SSC JEE ही उठा लो फॉर एग्जांपल, कि सर पहले मैं इसी के सारे क्वेश्चंस ख़त्म करूँगा आसान, उसके बाद फिर आप कुछ और, है ना। तो एक इस तरीके से आप आगे बढ़िएगा। स्ट्रेटजी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जंग को, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला था कि भैया कभी कभी इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल्स टू होता है mx स्क्वायर dx अपॉन 2ei इंटीग्रेशन, और डेल u अपॉन डेल x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2ei तो कांस्टेंट है, केवल मोमेंट वेरिएबल होगा, तो मोमेंट का डिफरेंशिएशन होगा 2mx। बट डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है? p के रेस्पेक्ट में। p तो यहाँ पर है ही नहीं, तो m को फिर p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और अपॉन 2ei। अब 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बस इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से कोई नौकरियां कम नहीं होंगी भाई साहब, बल्कि और नौकरियां जो है वो बढ़ेंगी, और नौकरियां क्या होंगी? बढ़ेंगी। हेल्थ सेक्टर पे लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है,
जो भी पीछे कमियां हुई हैं उनको फिल करने के लिए और ज़्यादा, है ना, हमें लोगों की मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। इंजीनियरिंग में बहुत सारी नई चीज़ें निकल कर आएंगी, ठीक है, कि अगर इस तरीके की फर्दर महामारी हो तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनेंगे, क्वारंटाइन सेंटर बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनेंगे इसी तरीके से ना, तो उससे सिविल में जॉब्स भी आएंगी। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया अब बात ये आती है कि सर ये तो आपने सब सोम में भी पढ़ा दिया था, सर ये तो आपने सोम में भी पढ़ा दिया था, हम स्ट्रक्चर में इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो देखना बेटा, स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ करेंगे कि सपोज करो आपके पास यही एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, आपके पास क्या है, एक ही प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है और उस पर यूडीएल लगा हुआ है। बहुत ध्यान से समझना, अब मैं फिर समझा रहा हूँ बेटा, ये एग्जाम में नहीं आएगा आपके ऑब्जेक्टिव में, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर से आपको ये समझा रहा हूँ कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मान लो हमसे कहता है ये ए है और ये बी है, और मुझे क्या करना है, इस बी पर रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, यहाँ पर जो रिएक्शन लगेगी आर बी, ये फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने, चलो इस आर बी को थोड़ी देर के लिए मैं केवल आर मान लेता हूँ, यहाँ पर जो रिएक्शन है बेटा आर मान लेता हूँ, और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर मैंने सेक्शन लिया। तो मुझे मोमेंट क्या मिलेगा, मुझे मोमेंट मिलेगा सर एम एक्स बराबर आएगा आर एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। सही लिख रहा हूँ, आर की वजह से आर एक्स राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, और डब्ल्यू की वजह से होगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। भैया सिंपल सी बात है दुनिया रुक जाएगी क्या, आप ये बताओ। दुनिया, लोग घर बनाना बंद कर देंगे, सड़कें नहीं बनेंगी, सारे सरकारी डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे क्या, क्या पानी की सप्लाई रुक जाएगी। हाँ, कैसी कैसी बातें करते हो आप लोग भी। ठीक है, जब कभी भी याद रखो, जब कभी भूकंप आता है, सुनामी आती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो उसके बाद में और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, ना कि कम होता है। हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि हमारी लाइफ क्या हो, सेफ हो जाए। ठीक है यार, मूवी भी देखा करो हॉलीवुड की, तुम लोग थोड़ा आयरन मैन, स्पाइडरमैन कुछ देखा करो। जब कभी बाहर से कुछ खतरनाक होता है तो क्या करते हैं हम लोग, अपनी टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं और एडवांस लेवल पर जाते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं, आप लोग सब साइंस के स्टूडेंट हो, वर्ल्ड वॉर का एग्जांपल लेकर देखो। जिस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो लोगों को लग रहा था कि यार अब तो सब खत्म, जबकि जितना हमारा एडवांसमेंट हुआ है, फिजिक्स ने जितनी डेवलपमेंट की है, जितनी डिस्कवरीज हुई हैं, मैक्सिमम सब वर्ल्ड वॉर के बाद की है। क्यों है आप खुद सोचिएगा। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है, जॉब्स आएंगी, पहले पढ़ाई तो कर लो। ठीक है, सब होगा। चलो, तो बेटा ये एम एक्स आ गया। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब हमें करना क्या है। देखो यहाँ पर जो ये आर है, जो ये रिएक्शन है, ये पॉइंट लोड है, तो डेल्टा जो होगा वो क्या होगा, हम लोग डेल यू अपॉन डेल आर करेंगे। क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल आर करेंगे, और इसको जीरो के बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ का डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो है। ठीक है, तो याद रखो, अभी तक हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे कि डेल्टा कैलकुलेट करते थे, लेकिन इस बार हमें डेल्टा जो है वो मालूम है, हम लोगों को डेल्टा जो है वो ऑलरेडी मालूम है। सही है, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है, जीरो। अब बेटा देखो, मैं अगर ये करता हूँ कि पहले मैं एनर्जी निकालूँ, जीरो से एल और आर एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू का होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई। अगर बच्चे मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो ये टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि मैं पहले होल स्क्वायर ओपन करूंगा, फिर उसके अंदर 3 टर्म्स आएंगी, उसको इंटीग्रेट करूंगा। तो देखो, मैं इस वाली फॉर्म को यूज नहीं करूंगा, मैं किस फॉर्म को यूज करूंगा, तो ध्यान देना, मैं यहां पर लिखूंगा, मैं यहां पर ये लिखूंगा कि डेल एम एक्स अपॉन डेल आर। ठीक है, एक काम करूं, क्योंकि मैंने आपको इसको P बताया है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इस रिएक्शन को ऊपर की ओर P मान लेता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है, बस आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब मैं उसको वेरिएबल को P लिखूँ, R लिखूँ, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। तो बेटा मैं इसको P के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो देखो ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें P है ही नहीं।
और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, केवल x आएगा। अब देखो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ डेल्टा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to L, पहले क्या आएगा mx आएगा, mx की वैल्यू कितना बेटा px माइनस का wx स्क्वायर बाई 2, फिर आएगा डेल एम एक्स अपॉन डेल पी, उसकी वैल्यू कितनी है x, और ये dx और अपॉन क्या आ गया 2ei। ठीक है, ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने कहाँ से लिखा है तो ध्यान देना, ये मैंने बेटा इस इक्वेशन को यूज किया है एम एक्स इंटू डेल एम अपॉन डेल पी इंटू डी एक्स अपॉन ई आई। ओके, स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट अलग से नहीं है, जो सोम की प्लेलिस्ट है उसी के अंदर, उसी में लास्ट में आपको लेक्चर जो है वो यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, चलो अब देखो बच्चे, मुझे मालूम है डेल्टा क्या है 0 है, तो मैं इसको 0 के बराबर कर दूंगा। बेटा जब मैं इसको 0 के बराबर करूंगा तो क्या होगा, यहाँ से ये 2ei उड़ जाएगा, उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास इक्वेशन मिल गई ये, इट इज इक्वल टू 0। अब देखो x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 0 to L पी एक्स स्क्वायर माइनस WX³ अपॉन 2, अभी इंटीग्रेट थोड़ा ना करना, अभी तो केवल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और dx और इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसे इंटीग्रेट करो x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा px³ अपॉन 3 माइनस WX⁴ अपॉन 8, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर L तक और इज इक्वल टू 0। अब बेटा जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ L पुट करूँगा तो क्या आएगा PL³ 3 माइनस WL⁴ अपॉन 8, फिर 0 पुट करूँगा तो ये भी 0 ये भी 0, बराबर आ गया 0। तो यहाँ से आप देख लेना P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी 3WL/8, जो कि हमने कल सॉल्व किया था, जो कि हमने कल सॉल्व किया था। की पावर 2, किसकी पावर 2, सही तो कर दिया। ठीक है, समझ गए बच्चे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे भैया, निकालेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो तुमसे ये पूछता है तो ये तो मुझे ऑलरेडी रटा हुआ है ना, मैं थोड़ा ना वहां पर मैं ये स्टेट एनर्जी मेथड लगाने वाला हूँ, तो इसलिए केवल समझने के लिए एग्जाम में हम ये थोड़ा ना करने वाले। डिफ्लेक्शन पूछेगा तो मुझे फॉर्मूला मालूम है। ठीक है, अगर डिफ्लेक्शन पूछेगा तो फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी मालूम है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके कुछ रेडीमेड एग्जांपल्स हैं, या एक काम करो इसी तरीके से फटाफट आप एक तरीका और सीख लो कि मान लो जैसे यहाँ पर अगर एम मोमेंट हो, हालांकि ये केस मैं करवा चुका हूँ, रेंड आप सोम में देख लेना है ना, अननेसेसरी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं एक दो स्टैंडर्ड केसेस बता रहा हूँ, हालांकि ये केसेस मैंने आपको ऑलरेडी सोम में भी बता रखे हैं। जैसे एक केस ये होता है कि एक ये फ्रेम है, ठीक है, और यहाँ पर पी लोड लगा हुआ है, ये लेंथ भी आपके पास L है और ये लेंथ भी हमारे पास क्या है, L है। ठीक है, L लेंथ है। ये A पॉइंट ले लो आप, ये पॉइंट आप B ले लो, और ये पॉइंट आप क्या कर लो, C ले लो। ठीक है बेटा, ठीक है, इस तरीके से। और आपसे देखो अब यहां पर क्या होगा, आपसे क्या पूछेगा कि जब इसका डिफॉर्मेशन होगा तो इसका डिफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से और इस तरह से। तो क्या होगा, यहां पर कुछ डेल्टा H मतलब डेल्टा X होगा हॉरिजॉन्टल, डेल्टा X होगा हॉरिजॉन्टल, और ये डेल्टा Y होगा। ठीक है, डेल्टा Y होगा। ये मेरे पेन का स्टाइलस को नज़र लग गई क्या भैया, ये थोड़ा ये पेन का स्टाइलस गड़बड़ करने लगा। चलो देखते हैं, है ना, थोड़ा सा हिल रहा है। सो डेल्टा Y और डेल्टा X, ठीक है बच्चे, ये आपसे पूछ सकता है। तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान रखना, हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम में करेंगे क्या कि आपके पास यही हमारा फ्रेम है। तो देखो
हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने पॉइंट ए बोला है, ये बी बोला है और ये पॉइंट सी बोला है और यहाँ पर कुछ लोड पी लगा हुआ है। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसे होगा, दो पार्ट में होगा, एक तो सी से लेकर बी तक और प्लस बी से लेकर ए तक। इस तरीके से हम लोग दो बार इंटीग्रेट करेंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी और उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे पी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, पी के रेस्पेक्ट में। अब याद रखना पी के रेस्पेक्ट में करूँगा तो जो डिफ्लेक्शन आएगा वो मेरे पास वर्टिकल आएगा। कौन सा आएगा, वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, इसको भी मैं समझाता हूँ। पहले आप ये समझो कि आप यहाँ पर एनर्जी टोटल निकालोगे कैसे, तो आप टोटल एनर्जी निकालेंगे कैसे, तो उस पॉइंट को समझना। तो बेटा देखो बी से सी या सी बी पोर्शन के लिए आप किसी भी पॉइंट पर अगर मोमेंट लिखते हो, किसी भी पॉइंट पर अगर आप मोमेंट लिखते हो तो क्या आएगा, पी एक्स आएगा, अगर ये डिस्टेंस है पी एक्स। लेकिन अगर आप इस वाले पार्ट में कहाँ से कहाँ तक, बी से लेकर ए तक, अगर आप कहीं भी मोमेंट लिखते हो तो मोमेंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा पी इंटू एल। मोमेंट क्या हो जाएगा, अरे हेमंत जोशी यार कुछ तो सोच समझ के बोला करो बच्चे, आप ऐसे कैसे, ठीक है, ये बात गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। ठीक है भाई, तो m इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ के लिए पूरा आपके पास क्या हो जाएगा, ये पी एल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप कर सकते हैं इसको। तो देखो इसको क्या कर लिखेंगे हम लोग, अगर टोटल एनर्जी यू निकालनी होगी तो पहले 0 टू एल और हम लोग लिखेंगे एम एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI और प्लस अगेन 0 से एल और ये हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2EI और dx। ठीक है, सही है बच्चे। अब मैं ये काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको आप क्या करोगे, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी, टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, उसे डेल यू अपॉन डेल पी कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आएगा डेल्टा वाई, वाई डायरेक्शन का। जिनको समझ में नहीं आ रहा है बच्चे, जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको मैंने एडवाइस किया था कि आप क्या करेंगे, सोम के मेरे लेक्चर्स देख कर आएंगे, वहाँ मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, एक बार वहाँ से देखिएगा। ठीक है, यहाँ मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि अगर ये फ्रेम टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इस फ्रेम को दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, एक ये हॉरिजॉन्टल वाला और एक ये वर्टिकल वाला। अब आप सोचो बेटा, जब यहाँ पर पी लोड लगा हुआ है तो किसी सेक्शन पर मोमेंट कितना होगा, पी इंटू एक्स ही तो होगा। ठीक है, जबकि इस वाले पार्ट में कहीं पर भी जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो बेटा पी इंटू एल का मोमेंट आएगा, क्या आएगा, पी इंटू एल का मोमेंट आएगा। ठीक है, चलिए अब एक इसमें क्या है, एक यूनिट लोड मेथड और है, यूनिट लोड मेथड। ठीक है, ये भी आपको पढ़ा रखा है, ये भी आपका क्या है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड का ही एक पार्ट है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही होता है, यहाँ पर रहता है स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू डी एक्स अपॉन EI, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल्स टू, डेल्टा कह लो या थीटा कह लो एक ही बात है, अगर मोमेंट होगा डेल्टा या थीटा दोनों इससे निकलेंगे। अब यहाँ पर क्या समझना, यहाँ पर जो m होता है, m इज इक्वल्स टू मोमेंट, m इज इक्वल्स टू मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड, m इज इक्वल्स टू मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड। जबकि जो कैपिटल M होता है, जबकि जो कैपिटल लोड M होता है, इट इज मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड लोड। ठीक है, ये मेरे पेन के स्टाइलस ने मुझे टेंशन दे दी है कि अब ये टूट गया है तो अब मैं कैसे पढ़ाऊंगा। अरे भैया ये तो वास्तव में टूट गया यार, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लॉकडाउन में तो स्टाइलस भी नहीं मिलेगा, कैसे पढ़ाई होगी। चलिए देखते हैं, तो m इज इक्वल्स टू मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड लोड। ठीक है, अब ध्यान देना इसको हम लोग, मैं उसी कैंटिलीवर बीम वाले तरीके से ही करवा रहा हूं।
ठीक है, कि मान लो बेटा यहाँ पर पी लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो m की वैल्यू होगी x डिस्टेंस पर, वो तो हम लेंगे px, क्या लेंगे px। और बेटा स्मॉल m के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस लोड p को हटा देंगे और p की जगह यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम 1 का लोड लगाएंगे। किसका, 1 का, 1 किलो न्यूटन। और दोबारा से x डिस्टेंस से मोमेंट लिखेंगे, तो अब मोमेंट जो होगा वो होगा 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स यानी कि x, ठीक है। तो अब हमारा जो डेल्टा निकल कर आएगा, जो डेल्टा निकल कर आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन पी एक्स इंटू एम की वैल्यू x इंटू डी एक्स और अपॉन क्या आ जाएगा ई आई, और 0 से लेकर l तक। तो बेटा ये है कुछ नहीं, दरअसल मैं सही बताऊं तो क्या है, दिस m इज नथिंग बट ये वाला जो m है, ये किसी ने थोड़ी सी चालाकी की, उसने क्या किया, डेल एम बाई डेल एक्स को समझ लिया और इसी को उसने क्या लिख दिया, स्मॉल m लिख दिया, ठीक है। इसने क्या लिख दिया, इसी को हम स्मॉल m लिख दिया। एक्चुअली इसका ना आगे का पॉइंट टूट गया है। सर हम गर्ल्स की हेयर क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं, अच्छा वो चल जाएगा क्या इस पर? नहीं भाई, ये नोट वाला फ़ोन है, इसका जो स्टाइलस होता है वो इसके हिसाब से ही होता है। चलो देखते हैं क्या। तो आप समझ रहे हैं, जैसे मैं दोबारा एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज करो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यूडीएल। याद रखिएगा स्टेन एनर्जी मेथड से यूनिट लोड मेथड बेटर होता है। मान लो यूडीएल लगा हुआ है और आपको यहाँ पर फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन। तो आप पहले क्या लिखो, पहले आप एम लिखो, यानी कि किसी भी सेक्शन पर अप्लाइड लोडिंग की वजह से, डब्ल्यू की वजह से मोमेंट लिखो। तो बेटा डब्ल्यू की वजह से मोमेंट क्या होगा, आप कहेंगे सर माइनस का डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, है ना। आप माइनस लगाओ या मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या कर दो, इस लोडिंग को हटा दो। बच्चों आज ये दूसरी तीसरी बार क्लास सवाल पूछ रहा हूँ, अब स्ट्रक्चर कितने दिन में ख़त्म होगा। मैंने कल या परसों की क्लास में आपको बताया था, किसी भी टीचर से कभी भी ये सवाल मत पूछो, स्पेशली जब वो पढ़ा रहा हो, क्योंकि पता है अब मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम अगर ये सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया कि तुम स्ट्रक्चर से परेशान हो गए हो, तुम्हें स्ट्रक्चर में मज़ा नहीं आ रहा। समझ रहे हैं बच्चे? तो ये बहुत निगेटिव सेंस में जाता है। तो टीचर भी क्या सोचता है, यार जब बच्चों को मज़ा नहीं आ रहा, वो नहीं पढ़ना चाहते, तो ख़त्म करो इसे ख़त्म करो, है ना। तो उसमें आपका लॉन्ग टर्म में भला नहीं है। और वैसे भी तुम्हारा एग्जाम ये तो ना कि कल कोई एग्जाम है, तुम्हें स्ट्रक्चर के ख़त्म होने की इतनी जल्दी आ रही है। आपको सीखने को मिल रहा है, आप चीज़ों को सीखो, ठीक है बच्चे। चलो तो दोबारा से ये सवाल ना पूछा जाए मुझसे ही नहीं, किसी भी टीचर से मत पूछना। एक बार को क्लास के एंड में पूछ लो, अलग बात है, बीच क्लास में कभी मत पूछना, ठीक है। चलिए तो अब बच्चे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस लोड को हटा देंगे, जितनी भी अप्लाइड लोडिंग थी उसको हटा देंगे, और जहाँ पर मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है वहाँ पर 1 का लोड लगा देंगे। तो डिफ्लेक्शन फ्री एंड पर निकालना है तो फ्री एंड पर 1 का लोड लगा देंगे। तो बेटा यहाँ पर जो स्मॉल m होगा, यानी कि किसी डिस्टेंस x पर जो मोमेंट होगा वो होगा माइनस का 1 इंटू एक्स। अब देखो इस केस में माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज माइनस माइनस क्या होगा बच्चे, प्लस। तो ये माइनस मैं हटा सकता हूँ, इस 1 को भी हटा दो। अब आपको कुछ नहीं करना, डेल्टा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन स्मॉल m कैपिटल M डी एक्स अपॉन ई आई। भैया सारी वैल्यूज उठा के रख दो, इंटीग्रेशन स्मॉल m की वैल्यू x, ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स, और अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास ई आई, और 0 से लेकर कहाँ तक कर दो आप इसे, l तक इंटीग्रेट कर दो। देन यू विल गेट डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 टू l। अब देखो ये है आपके पास, या इसको तो हटा दो तुम, अब तो मैं सीधे इंटीग्रेट कर देता हूँ। आपके पास आ जाएगा w, अरे भैया w अपॉन 2EI, हमारे पास यह आ गया w अपॉन 2EI, यह आ गया, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर l तक। तो मेरे ख्याल से आप देख रहे होंगे आ जाएगा WL की पावर 4 अपॉन 8EI, ठीक है। सही है भाई, ये मेथड आसान है। अब ध्यान रखिएगा, अगेन मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ बेटा, मैं अभी ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्टिव के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं बस यहाँ पर आपको मेथड का एक आइडिया दूंगा।
ऑब्जेक्टिव पेपर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पर आपको ये मेथड वास्तव में अप्लाई करना पड़े, क्योंकि एग्जाम में इस मेथड को अप्लाई करने का मतलब है 3 या 4 मिनट का टाइम, जो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? कितना भी समझा लूं तुम लोग नहीं समझोगे। पहले पढ़ाऊं या पहले ये बताऊं कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है? नहीं बेटा, ये हारे हुए खिलाड़ी की निशानी होती है कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। जो जिसको सिलेक्शन लेना होता है वो सब कुछ पढ़ता है। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट लोड मेथड बेटा आपको समझ में आ गया। अब ध्यान दो, चलो ध्यान क्या देना है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं सीधे। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। ये सवाल कीजिए, फॉर अ लीनियर इलास्टिक सिस्टम, फॉर अ लीनियर इलास्टिक सिस्टम्स द टाइप ऑफ, आप पता है क्लास को आप समझो, आप क्लास में मानो ही मत कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। आप क्लास में एज्यूम ही मत करो कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। आप ये मान के चलो कि आप एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, और आप सोचो कि जब ऑफलाइन क्लास चल रही हो और टीचर कुछ पढ़ा रहा हो, तो आप बीच में पूछोगे सर उस पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, सर क्या क्या वो रहेगा, क्या ये नहीं करोगे ना। तो बिल्कुल बेटा वैसे ही यहाँ पे पढ़ो। ठीक है, मैं आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। बहुत से टीचर्स तो चाहते हैं कि आप बीच में ऐसी बातें करो ताकि उन्हें टाइम पास करने का मौका मिल जाए, और उनका जो व्यू, जो क्या कहते हैं ना, ये जो टाइम होता है लेक्चर का, वो इंक्रीज कर जाए। तो हमें वो नहीं करना, हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है चलो चलो, तो हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, क्वाड्रेटिक क्यों होगा? क्योंकि याद रखिएगा लीनियर इलास्टिक सिस्टम मतलब जो हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। लीनियर इलास्टिक सिस्टम उनको कहते हैं जो हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है, आपको मालूम है कि हमने जैसे अगर ये एक रॉड है और इसमें पी लोड लगा दूं तो इसकी एनर्जी जो होती है वो कितनी होती थी, P²L/2A। ठीक है, तो सोम में आपको डायरेक्टली पढ़ाया जा चुका है, तो क्वाड्रेटिक हो गया क्योंकि U जो है वो P के स्क्वायर का फंक्शन है। और केवल यही नहीं, केवल यही नहीं, अभी हमने ये भी देखा है कि कैंटिलीवर बीम में भी इनफैक्ट अगर यहाँ पर पॉइंट लोड P लगाए तो U बराबर क्या था, P²L³/6EI। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास एनर्जी है वो लोड की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, द यूनिट लोड मेथड यूज्ड इन स्ट्रक्चर एनालिसिस इज एप्लीकेबल ओनली टू स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, अनदर नेम फॉर स्टिफनेस मेथड, एन एक्सटेंस ऑफ मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम, डेराइव्ड फ्रॉम कैस्टिग्लियानोस थ्योरम। जल्दी से बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो डेराइव्ड फ्रॉम कैस्टिग्लियानो थ्योरम क्यों, अभी आपको बताया स्टेन एनर्जी मेथड जो होता है उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है, और जो स्टेन एनर्जी मेथड दैट इज नथिंग बट कैस्टिग्लियानो थ्योरम। ठीक है, कैस्टिग्लियानो थ्योरम। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, स्टिफनेस मेथड वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि तो डिस्प्लेसमेंट मेथड था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट क्लासिफिएबल एज अ फोर्स मेथड, निम्न में से कौन सा फोर्स मेथड नहीं है ये बताना। विच वन इज नॉट फोर्स मेथड, जल्दी बताओ, विच वन इज नॉट फोर्स मेथड, निम्न में से कौन सा फोर्स मेथड नहीं है, आपने ये बताना। विच वन इज नॉट फोर्स मेथड,
ठीक है भाई, बताइए इनमें से कौन सा फोर्स मेथड नहीं है, आपने ये बताना। कर रहे हैं आंसर आप लोग? सी, ये फोर्स मेथड नहीं है बच्चे। सवाल ध्यान से पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है, नॉट। तो आपको बताया जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है वो बेटा डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। इसलिए थ्री मोमेंट थ्योरम यानी कि क्लैपेरॉन थ्योरम कल बताया था, ये भी और का ये सारे के सारे क्या आपके फोर्स मेथड है, तो बी इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A beam carries a uniformly distributed load throughout its length. In which of the following conditions will the strain energy be maximum? एक बीम है, सारी कंडीशन सेम है, लेंथ सेम है और सब पर यूडीएल लगा हुआ है। तो कह रहा है किसके केस में स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम होगी? एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर यूडीएल लगा हुआ है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है सेम लेंथ की, उस पर भी यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, उस पर भी यूडीएल लगा हुआ है। और एक फिक्स्ड बीम है, उस पर भी यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है भाई, तो किसकी स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम होगी? जल्दी बताइए। ठीक, कुछ का आंसर आ रहा है ए, कुछ का आ रहा है डी। अब देखो बेटा, एक्चुअल में तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम लोग सब में क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पर सेक्शन लेंगे और एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक कैंटिलीवर बीम ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर सेक्शन लूँगा तो एम एक्स क्या मिलेगा, WX²/2। और फिर क्या करूँगा, इसे इंटीग्रेट करूँगा और इंटीग्रेट करने के बाद में मुझे एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये हो जाएगा WX³ है ना, और अपॉन 6, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर L तक, यही होगा क्या? ठीक है, 0 से लेकर L तक, नहीं इसका स्क्वायर था ना, MX स्क्वायर करना था हमें, गड़बड़ कर रहे हैं। एक तो ये सारे केसेस उड़ गए, अनडू कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा भैया, पेन थोड़ा सा संभल के हमें करना पड़ेगा वर्क। ठीक है बेटा, तो इसका आगे का पॉइंट उड़ गया है। अब हमें जो एनर्जी है वो क्या है, इंटीग्रेशन MX²। तो बेटा W² और x⁴ अपॉन 2EI पहले था और 2 ये 4EI है। इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। सर कोई तरीका बताइए पढ़ाई के समय। एक तो नेट ऑफ कर दो और दूसरा कुछ डू नॉट डिस्टर्ब टाइप कुछ एक होता है ऊपर ऑप्शन, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब बेटा सोचो अगर मैं एक एक बीम के लिए इस तरीके से करने लगा तो हो गया है ना। तो ऐसा तो नहीं करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे समझो। कह रहा है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। अब ध्यान दीजिएगा कि बेटा स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वो वर्क डन होती है। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हम देख रहे हैं कि सारी बीम की लेंथ सेम है और सब पर लोड सेम लग रहा है, तो बेटा फोर्स तो सेम है। जब फोर्स सेम है बेटा तो जिसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, यानी कि जिसका डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, जिसका डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, उसमें एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। अब मेरा माइंड ना थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो आप समझ रहे हैं। तो डिफॉर्मेशन हम जब देखेंगे कैंटिलीवर बीम में डिफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होता है। वो कैसे कर सकते हैं आप देखेंगे कि कैंटिलीवर बीम में होता है PL³/3EI, सिंपली सपोर्टेड में होता है PL³/48EI,
फिक्स्ड में होता है PL³/192 EI। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर का जो होगा वो सिंपली सपोर्टेड और फिक्स्ड के बीच में होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग इनडिटर्मिनेसी की ओर जा रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो रहा है। तो बेटा डिफ्लेक्शन कम होएगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो हम लोग कहेंगे कि कैंटिलीवर में एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। बाकी आप कैलकुलेट तो सब में कर ही सकते हो, कैलकुलेट तो आप सब में कर ही सकते हो। जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा फॉर द सेम लोडिंग एंड फॉर द सेम लेंथ, जिसका डिफॉर्मेशन ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो ये सिंपल सा तरीका है आगे याद रखने के लिए। ये बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करो। आपसे कह रहा है दो ये वायर हैं AO एंड OB, AO BO, ठीक है। इनका एरिया यूनिफॉर्म है और O पर हिंज है। व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट O, ठीक है। O पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा है। तो क्या होगा, इस लोड की वजह से इस लोड की वजह से ये थोड़ा तार ऐसे आ जाएंगे नीचे, यूं लटक जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट था यहाँ पर और ये पहुंचा यहाँ पर। ये डेल्टा हमसे पूछा है, ये डेल्टा हमसे पूछा है। तो ये बहुत फेमस केस है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। नहीं है तो हम बता देंगे। अच्छा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैंने केवल वैल्यू जस्ट बताने के लिए नहीं है। प्रशांत सोनी, समझ रहे हो, यूडीएल है, मैंने पॉइंट लोड की जो वैल्यूज लिखी हैं वो केवल एज ए रेफरेंस आपको बताने के लिए लिखी हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर पॉइंट लोड में वो फॉलो कर रहा है तो यूडीएल में कुछ और हो जाएगा, समझ गए। पी वहां पर टोटल लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से। क्लियर है भाई, बाकी सबको इनका डाउट समझ में आ गया। ये कह रहे हैं सर आपने पॉइंट लोड के फॉर्मूले लिख दिए और सवाल में दिया है यूडीएल। तो बेटा मैंने जो कैलकुलेट करने को बोला है, कैलकुलेट करने को जो मैंने बोला था वो मिट गया। तो मैंने पूरा W की वजह से मोमेंट लिखा था WX। तो कैलकुलेट ना वैसे ही करेंगे। ये केवल क्या है, एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है ताकि आपको तुरंत वैल्यू दिख जाए, ठीक है। हाँ, आप लोगों की मेहनत रंग ला रही है, आप लोग शेयर कर रहे हैं तो धीरे धीरे लाइव वॉचिंग बढ़ रही है, वेरी गुड, ठीक है। हम भी मोटिवेटेड फील करते हैं, वास्तव में ऐसा लगता है सेंचुरी मार दी हो। तो इसका आंसर A बता रहे हैं। तो बेटा मेरे ख्याल से इसका आंसर जो होता है वो A नहीं होता है, वो आंसर होता है WL/A। ये यानी कि अगर इस तरीके से दो वायर लटके हों तो फॉर्मूला सिंगल वायर वाला लगता है, ठीक है। यानी कि एक अगर सिंगल वायर होता और उस पर W का लोड लगा होता तो डेल्टा कितना होता, PL/A। तो फॉर्मूला ये ही लगेगा। अब ये कैसे लगेगा ये आपने समझना है, ये कैसे आया ये आपने समझना है। तो देखिए कैसे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से बेटा W लोड लगा हुआ है नीचे की ओर और ये एंगल 45 था और ये एंगल भी कितना था, 45। तो देखो बेटा, मान लिया इसमें P लोड आया और इसमें भी क्या आया, P लोड आया फॉर एग्जांपल। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, जब मैं इसका कंपोनेंट लूँगा यहाँ पर इस तरीके से वर्टिकल, तो देखो बेटा इधर क्या आएगा P cos 45 और इधर क्या आएगा P cos 45, वो कैंसिल हो जाएगा। P cos 45 P/√2 और इधर का P/√2, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और इधर क्या हो जाएगा ऊपर की ओर P sin 45 प्लस P sin 45 यानी कि 2P sin 45 बराबर W। तो ये रहेगा बेटा 2P इंटू 1/√2 बराबर W। तो हमारे पास जो P की वैल्यू आएगी बच्चे वो आएगी W/√2। √2 से 2 को काटेंगे √2 और √2 W के अपॉन। तो ये एक वायर में मुझे लोड मिल गया, एक वायर में लोड मिल गया। अब बेटा जो स्ट्रेन एनर्जी हमने पढ़ाई है आपको बताइए P²L/2AE। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। निर्मल सिंह, मैंने पहले ही बोला था मैं साइन लॉ को यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, अननेसेसरी है क्योंकि वो केवल 3 लोड के लिए ही फॉलो होगा। तो मैं हमेशा इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करता हूँ। अब मैं वो 3 फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लेके आऊँ, फिर तीनों के बीच का एंगल लगाऊँ, फिर मैं लिखूँ साइन F/sin A बराबर F/F2/sin B, है ना। तो वो ठीक है, आप कर सकते हो, उसको अच्छा मेथड है, बट केवल तभी एप्लीकेबल है जब 3 लोड लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 3 लोड आप कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है, बट मेरी हैबिट में नहीं है। चलो अब बेटा तो ये एक सिंगल बार के लिए होता है। तो यहाँ पर 2 बार हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान दो, एक बार में कितने का फोर्स है, W/√2। तो भैया W/√2 का
होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर एल, एल लेंथ कितनी दे रखी है हमें, लेंथ कितनी दे रखी है वायर की, एल दे रखी है, ठीक है। तो वायर की लेंथ लिख दी हमने एल, एल और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चे, याद आएगा 2AE, 2AE। अब देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हमारे पास जो एनर्जी मिल गई, हमें जो एनर्जी मिल गई U इज इक्वल्स टू, वो हो गया W स्क्वायर अपॉन W स्क्वायर एल अपॉन 2AE, ठीक है बेटा, √2 का स्क्वायर 2। तो एक तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता था एग्जाम में कि इस केस में टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो बेटा टोटल एनर्जी ही होगी। अब मैंने आपको ये बताया है कि अगर मैं इस एनर्जी को लोड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो इट इज नथिंग बट डिफ्लेक्शन। याद रखना, डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, लोड की डायरेक्शन में। और लोड कहां लगा है, लोड लगा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन भी कहां निकल कर आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, इसको डिफरेंशिएट कर दो आप W के रेस्पेक्ट में। तो भैया W के रेस्पेक्ट में जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो W स्क्वायर होगा 2W, 2 का 2 कैंसिल हो गया, WL अपॉन AE, इट इज नथिंग बट डेल्टा वाई। तो ये वाला केस जो है वो आप याद रखेंगे। सर मिड में पॉइंट लोड नहीं मान सकते, किसको नहीं मान सकते, मिंटू कुमार लेंथी है तो एग्जाम में करना थोड़ी ना है, याद रखना है। एग्जाम में क्या करना है बेटा, इसे याद रखना है। यहाँ तो बस मैंने तुम्हें बता दिया कि ये आया कैसे, यहाँ पर तो मैंने बस आपको क्या कर दिया, बता दिया कि ये आया कैसे, एग्जाम में थोड़ा ना आपको करना है, ठीक है। तो ये बहुत फेमस केस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बार बहुत जगह एग्जाम में ये पूछता है ये, ठीक है। तो इस वाले केस में आप डायरेक्टली याद रखना कि डेल्टा इज इक्वल्स टू WL अपॉन AE होता है। और बेटा याद रखना ये W जो है वो डेल्टा वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। अगर आपसे एक सिंगल वायर का पूछता तो अब सिंगल वायर में फोर्स पता है, सिंगल वायर की एनर्जी निकालो और उसको P के रेस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर है, चलो। दूसरा इसकी एनर्जी पूछेगा तो इसको क्या करेंगे, W के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये आपने याद रखना है, एग्जाम में बैठ के नहीं करना है, ठीक है। चलो ना अगला सवाल, अभी क्लैपेरियन थ्योरम बता ही नहीं, हालांकि 3 मोमेंट थ्योरम होती है, ठीक है, तो बताएंगे तब करेंगे सवाल को। चलिए ये सवाल कीजिए, a simply supported beam of span L and flexural rigidity EI carries a point load at its center. The strain energy in the beam due to bending is, a simply supported beam of span L and flexural rigidity EI carries a point load at its center. तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और मिड पॉइंट पर P लोड लगा है, स्ट्रेन एनर्जी पूछी है। हाँ भैया हमें मालूम है, लामीज थ्योरम को ही हम लोग बोलते हैं, जो 3 फोर्स वाला था, ठीक है। साइन लॉ ही लामीज थ्योरम होता है मिंटू जी। आप ऐसा क्यों समझते हो कि ये चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी होंगी, अगर वो आसान होगा, हर जगह एप्लीकेबल होगा तो उसे हम लगाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों कि नहीं समझ रहे हो, सॉरी। थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप लोग करो इसको। तो देखो ध्यान से, अभी आपको पता था कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है PL³ अपॉन 48EI। तो हम लोग बेटा इसको क्या करेंगे, P के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रहेगा, P² L³ अपॉन 96EI, ये U हो जाएगा। अब किसकी वजह से पूछा, यूनिट पॉइंट लोड की वजह से, तो P की वैल्यू 1 कर दूंगा तो क्या बचेगा, L³ अपॉन 96EI, तो ये हो गया, ठीक है। अब समझो, अब समझो आप लोग जिनको मेथड लेंथी लग रहा था, अब मुझे बच्चे बताओ अगर मैं ये मेथड छोड़ देता तो इस तरह के सवाल तुम कर पाओगे एग्जाम में। सवाल तो आसान है ना, लेकिन उसके लिए मुझे उसका बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर हम कभी भी कोई भी मेथड पढ़ा रहे हैं आपको तो ये मत सोचो ये लेंथी है या क्या है। केतन सर की क्लास नहीं होगी आज, संडे है ना बेटा, संडे को केतन सर की क्लास नहीं होती है,
ठीक है, ये वाला सवाल, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये मतलब जो ये क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन को देखकर लगता है कि हाँ यार हमको जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, थोड़ी फील आती है सब्जेक्ट की। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक ओवरहैंग बीम है, एन ओवरहैंग बीम ऑफ यूनिफॉर्म ई आई इज लोडेड एज शोन इन द फिगर, द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड इज। तो ये बीम क्या करती है, यहाँ पर देखो, ये जब ये नीचे जाएगा इस तरीके से, तो कॉन्टिन्यूटी की वजह से ये बीम इस तरीके से क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है इस तरह से। तो यहाँ का डेल्टा आपसे पूछा है, यहाँ का डेल्टा आपसे पूछा है, ठीक है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक पियो बढ़िया से, कोरोना को इनवाइट करो, सी से कोल्ड, सी से कोरोना। भैया ऐसे टाइम पे कोल्ड से बच के रहो, कोल्ड ड्रिंक से बच के रहो, ठीक है, अवॉइड करो, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक देखो बाहर की कोई भी पैक्ड, जब फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक की है, जहाँ कंपनी में बनी होगी फैक्ट्री में, वहाँ से वो बाहर निकली होगी, उसे लेबर ने टच किया होगा, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन ही क्या होगा, ठीक है, लोकल एजेंसी में आई होगी, फिर लोकल दुकानदार के पास है, कितने हाथों ने उसको छुआ होगा। अब उनमें से किसी को भी एक को बीच में वायरस हुआ तो वो आगे तक फैल जाएगा। इसलिए इस समय बाहर की चीज़ को टोटली अवॉइड करना है आप लोगों ने, टोटल पैक्ड चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा नेसेसिटी ना। नहीं तो मुझे पता है तुम लोग क्रॉस क्वेश्चन करोगे, सर फिर तो सब्जी ना लाएं, दूध ना लाएं, दाल ना लाएं, चावल ना लाएं, ठीक है, वो नहीं करना। आंसर आ गया है बी, कृष्णपाल जी का, WL3/80। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, मुझे भी नहीं पता, अभी मैं तरीका बता रहा हूँ। सर टू फाइंड डिफ्लेक्शन कैन आई डिफ्रेंशिएट, अरे भैया इसके और कर क्या रहे हैं हम लोग, यही तो करना है। और कास्टिग्लियानो थ्योरम क्या बताइए, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, पॉइंट लोड के रेस्पेक्ट में। अब दिक्कत ये आती है कि जहां पर UDL है, अब इसमें पॉइंट लोड तो है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे। तो याद रखना, यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लोड एज्यूम कर लेते हैं और बाद में इस पॉइंट लोड की वैल्यू 0 कर देते हैं। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, यूनिट लोड मेथड और स्टेन एनर्जी मेथड को और अच्छे से समझना है तो आपको मेरा सोम का लेक्चर देखना पड़ेगा, वहाँ मैंने करवा रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर आपका टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ। सही है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, तो बेटा इस सवाल को हम लोग इस तरह से करेंगे। इस सवाल को हम लोग इस सवाल के लिए तो नहीं बोल रहे सर टू फाइंड डिफ्लेक्शन कैन आई डिफरेंशिएट स्टेन एनर्जी। देखो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो लेंथी मेथड है, लेंथी मेथड ऐसा है कि हम लोग पहले इस W की वजह से यहाँ पर रिएक्शन निकालेंगे, रिएक्शन R। तो ये R कैसे निकलेगा, तो हम लोग लिखेंगे W इंटू 3L/2, बिकॉज ये L और L/2 3L/2 बराबर R इंटू L। तो बेटा ये जो R आएगा, दिस R विल बी 1.5 टाइम्स W, 1.5 टाइम्स W। ये रिएक्शन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, ये रिएक्शन आ जाएगी। अब एक बार रिएक्शन आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में, पहले C से लेकर B तक डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और फिर B से लेकर क्या करेंगे, A तक इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ से हमारे पास टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी और उसको फिर हम लोग इस W के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, मैं केवल प्रोसीजर बता रहा हूँ कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन को करना कैसे था। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पर रिएक्शन लगेगी 1.5 टाइम्स W, तो बेटा यहाँ जो मोमेंट होगा x डिस्टेंस पर वो तो होगा WX, लेकिन यहाँ जो मोमेंट होगा वो होगा WX माइनस 1.5 W इंटू एक्स माइनस L/2। बट ये बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा, तो हम इस सवाल को ऐसे नहीं करेंगे। तो एग्ज़ाम में इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव पेपर में इसको एनर्जी मेथड से नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, तो देखो इसकी हम लोग डिफ्लेक्टेड शेप बनाएंगे, इसको इस तरह से बनाएंगे। अब ध्यान देना बेटा, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर ये एंगल भी क्या होता है, थीटा होता है। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, थीटा होते हैं। अब मैं क्या करूँगा, पहले इसको यहाँ पर फिक्स्ड मान लूँगा। थोड़ा सा तुम्हें मुश्किल लगेगा, लेकिन बेटा ये है बहुत आसान। जब मैं बेटा इसको फिक्स्ड मानूंगा तो फिक्स्ड होने की वजह से यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कितने का आएगा, वो आएगा PL3/3EI। तो डेल्टा 1 आपके पास आएगा W इंटू L/2 की पावर 3/3EI, बिकॉज लेंथ जो है वो L/2 दी हुई है। सही है। और बेटा जो डेल्टा 2 आएगा, जो डेल्टा 2 आएगा वो आएगा L/2 इंटू थीटा। अब तुम्हें बस ये थीटा ध्यान में रखना है। तो भैया ये थीटा कैसे निकलेगा, तो बेटा उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए
इस W को जब मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो मोमेंट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक इस तरीके से मोमेंट आएगा, और वो मोमेंट आएगा WL/2, WL/2, ये आ गया M, ये आ गया M। अब हमें मालूम है कि जब अपोजिट एंड हिंज होता है, जब ये वाला एंड बेटा क्या होता है, हिंज होता है, तो जो थीटा होता है, ये जो थीटा होता है, दिस थीटा इज नथिंग बट ML/3EI, ML/3EI। तो अब मैं इस सवाल को आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इस सवाल को और बेटर तरीके से समझ सके। तो भैया हमारे पास ये एक ओवरहैंग बीम थी, यहाँ पर W लोड लगा हुआ था, दिस इज L/2, दिस इज L। तो मैंने क्या कर दिया, पहले इसको यहाँ पर क्या कर दिया, फिक्स्ड मान लिया। जब मैंने यहाँ पे इसको फिक्स्ड माना तो W1 बराबर आ गया PL3/3I, तो WL/2 की पावर अपॉन 3I। तो भैया इसको देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा WL3 अपॉन ये 24 हो जाएगा, कितना रहेगा 24EI, दिस इज Δ1। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, अब ध्यान दो, इसकी अगर मैं डिफॉर्म शेप बनाऊं, एक्चुअल में डिफॉर्म शेप बनाऊं, तो डिफॉर्म शेप कैसी आएगी, ये कुछ ऐसे ऊपर की ओर उठते हुए इस तरीके से आएगी। तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ पर थीटा क्यों होगा बेटा, क्योंकि इस लोड को W को जब मैं यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करूँगा W, ठीक है, तो यहाँ पर एक मोमेंट जनरेट होगा, यहाँ पर एक मोमेंट और लगेगा। इस लोड शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत बार बचा चुका हूँ, WL/2, तो ये मोमेंट आ जाएगा। अब मुझे मालूम है जब अपोजिट एंड हिंज होता है तो मोमेंट की वजह से जो एंगल थीटा होता है वो होता है ML/3EI, कितना होता है ML/3। अब M की वैल्यू बेटा यहाँ पर रख दूंगा तो WL/2, तो ये हो जाएगा WL²/6EI, WL²/6EI। तो बेटा Δ2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा L/2 इंटू थीटा। याद करो, इस तरह के क्वेश्चन में ऑलरेडी तुम्हें कैंटिलीवर बीम में पढ़ा चुका हूँ, जब लोड P यहाँ पर लगा होता है तो यहाँ का जो डिफ्लेक्शन होता था वो दो पार्ट में होता था, एक तो पॉइंट लोड P की वजह से और दूसरा एंगल थीटा की वजह से। तो ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। ठीक है, यूनिट लोड मेथड से भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना उसमें दो पार्ट में प्रॉब्लम को करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, Δ2 बराबर, तो L/2 इंटू ये कितना है W, तो WL²/6EI। तो भैया ये क्या हो जाएगा आपके पास WL3/12EI, ठीक है, ये आ गया Δ2। और Δ1 कितना आ रखा था, वो था मेरे ख्याल से WL3/24EI, ठीक है, WL3/24। अब इसको ऐड कर लो, जब इसको ऐड करोगे तो डेल्टा बराबर होगा मेरे ख्याल से, ये ऊपर वाले का पॉइंट है तो आप इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो WL3/12EI और इंटू कर दो आप 3/2, तो 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, WL3/8EI, WL3/8EI इज द आंसर। अब एग्जाम में बॉन्ड नहीं बनना है इस सवाल को उठाकर, याद है पहले से कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाद में करेंगे, ठीक है। बेटा वर्टिकल लोड जो शिफ्ट हो रहा है वो सपोर्ट पर शिफ्ट हो रहा है, समझ गए, सपोर्ट पर, सपोर्ट के ऊपर डायरेक्टली जब पहुंच जाता है तो उसकी वजह से, जब कोई लोड किसी भी सपोर्ट पर लगता है तो उसकी वजह से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अगर लोड सीधे सीधे सपोर्ट के ऊपर लगेगा तो उसकी वजह से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लास बेटा 8:30 तक चलेगी, ठीक है, 8:30 तक, क्लियर है। तो जिनको समझ में नहीं आया वो इस प्रॉब्लम को बाद में दोबारा देखना लेक्चर। याद रखना किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है और छोड़ने के बारे में अभी नहीं सोचना है, कोशिश करनी है उसको कैसे समझा जाए। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास समय है, तो आप घबराएंगे नहीं। पहली बार में चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं बट उतनी मुश्किल होती नहीं है, ठीक है। और क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे ही कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। अभी आपने सिंपली सपोर्टेड का सवाल देख लिया, फिर उधर आपने कैंटिलीवर का क्वेश्चन देख रखा है ना, इस तरह से।
यूनिट लोड मेथड से कर भैया इतना टाइम नहीं है, समझ गए, अननेसेसरी मैंने बोल दिया ना। ऑब्जेक्टिव में बैठ के करोगे क्या आप यूनिट लोड मेथड से? मैं तो करवाने को करवा दूंगा, बट एग्जाम में करोगे क्या आप? ये बात समझो, मैं करवा दूं उसको, लेकिन आप एग्जाम में करोगे या नहीं करोगे ना उस मेथड से, तो क्या फायदा अननेसेसरी टाइम खराब करने से। अगला सवाल देखो, द एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बाय द यूनिट लोड मेथड इज बेस्ड ऑन। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। और देखो ऐसे सवाल जो होते हैं उनको आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। और हालांकि मैं इस सवाल का और भी आसान तरीका बताना चाहूँ आपको, तो आप और भी आसान तरीके से इसको बना सकते हो जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखो यहाँ पर ये लोड W लग रहा है, यहाँ पर रिएक्शन मान लो R, यहाँ पर रिएक्शन मान लो R, ठीक है। अब पहले R निकाल लो, तो R बराबर आ जाएगा 1.5W। R क्या आ जाएगा? 1.5W आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, R जब 1.5W होगा, ठीक है, 1.5W होगा, तो अब आप क्या करो, इस लोड W को, इस वाले लोड W को यहां शिफ्ट कर दो। जब W लोड यहां शिफ्ट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एक मोमेंट और आएगा यहां पर WL/2 का। अब आप क्या कर लो, अब आप क्या कर सकते हो कि यही आपके पास एक बीम है, तो यहां पर ऊपर की ओर नेट लोड लग गया, ऊपर की ओर एक नेट लोड लग गया 0.5W, या कह लो W/2 का, W/2 का। और यहां से क्लॉकवाइज मोमेंट आपके पास लग रहा है WL/2। अब आप इसको एक ऐसी कैंटिलीवर बीम मान सकते हो जिसमें लोड फ्री एंड पर ना होकर यहां पर है, और इस तरह के क्वेश्चन मैंने तुम्हें सिखाए हैं। अगर ऐसे कर सकते हो तो कर लो, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया। ये मेथड सबसे आसान है, एक बार आप इससे ट्राई तो करो। करना क्या है, कुछ भी नहीं भैया, इसको कैंटिलीवर मान लो, फिक्स मान लो, ये लेंथ L/2 है, तो P की वजह से कितना, PL³/3EI होता है, सीधे सीधे W1 आ गया। अब क्या कर दो, अब उसके बाद में लोड को हटाओ, और यहाँ पर जो मोमेंट M लग रहा है वो मोमेंट M बराबर हो गया WL/2। इस M की वजह से थीटा कितना आएगा सर, ML/3EI आ जाएगा। एक बार थीटा आ गया, इस थीटा को L/2 से मल्टीप्लाई कर दो, Δ2 आ गया, दोनों को ऐड कर दो। तो इसको तुम एक आध बार करोगे खुद से तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है, ईजिली हो जाएगा। भैया जिसकी गले में प्रॉब्लम है तो तुम्हें तो सुनना है, बोलना थोड़ी ना है गले की प्रॉब्लम मैं कहता तो हो जाती, ठीक है। चलो अब इस सवाल को देखो, तो बेटा द एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बाय यूनिट लोड मेथड, तो आपको बताया ये क्या है, फोर्स मेथड है, फोर्स मेथड। और फोर्स मेथड का ही दूसरा नाम क्या बताया था आपको, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। If a continuous beam shown in figure below is subjected to uniformly distributed load of W per meter, the value of central support reaction becomes 0 if central support sinks by। छुट्टी कब होगी, दिए जलाने की जल्दी हो रही है, दिवाली मनाने की छुट्टी होगी बेटा 8:30 बजे, 8:30 पर, या जब ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तब। कल मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम एंड बेट्टीज थ्योरम करवाएंगे, ठीक है। और परसों 2 क्लासेस और लगेंगे, अब कल और परसों, ठीक है। परसों आपका मैट्रिक्स मेथड, हालांकि मैट्रिक्स पूरा एग्जाम में आता नहीं है, उसका छोटा मोटा कॉन्सेप्ट ही आता है, हो सका तो कल ही करवा देंगे उसको भी। तो 1-2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग RCC स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, तो इफ अ कॉन्टिन्यूअस बीम शोन इन फिगर बिलो इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इतना, द वैल्यू ऑफ सेंट्रल सपोर्ट रिएक्शन बिकम 0 इफ सेंट्रल सपोर्ट सिंक्स बाय, ठीक है। तो ये सेंट्रल सपोर्ट कितना नीचे चला जाए कि यहाँ पर रिएक्शन ना आए, ये हमें बताना है, ये रिएक्शन हमें बताना है। वेलकम मुन्ना जी, मुन्ना भाई का स्वागत कीजिए बी आंसर आप दे रहे हैं, ठीक है। बेटा आपसे डिफ्लेक्शन नहीं पूछा है, ठीक है, डिफ्लेक्शन नहीं पूछा है श्रीलंका से ठीक है। तो
इफ अ कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब देखो, तो आपको याद होगा मैंने आपको सोम में इस तरह के क्वेश्चंस करवाए थे कि सपोज करो एक ये कैंटिलीवर बीम है और यहां पर एक ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, और यहां पर बेटा लोड पी लगाया मैंने। एक बात बताओ, इस लोड पी की वजह से ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुई यहां तक, यानी कि जो मैं कह रहा हूं कि इसका जो डिफ्लेक्शन हुआ डेल्टा वो हुआ आपका 5 mm का, और सपोर्ट है तुम्हारी 10 mm नीचे। तो क्या रिएक्शन आएगी? आप कहेंगे सर रिएक्शन नहीं आएगी, आप कहेंगे रिएक्शन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी रिएक्शन? क्योंकि जब तक ये बीम इस सपोर्ट को टच ना करे रिएक्शन नहीं मिलेगी। तो बेटा इसी तरीके से समझो कि अगर आपके पास एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और जो बीच वाली सपोर्ट थी दैट सपोर्ट इज नथिंग बट कॉलम, दैट इज नथिंग बट कॉलम, और इस पर यूडीएल लगा हुआ है। अब याद रखना इसकी जो लेंथ है वो 2L लेंथ है, लोड W है और लेंथ 2L है, L + L 2L। अब ये बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही है, इस बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही है कि जस्ट इस सपोर्ट को टच करे, ठीक है, जस्ट टच। जस्ट टच का मतलब बल्कि और हल्का सा इसके नीचे ही है, मैं कह रहा हूं बल्कि सपोर्ट इसके नीचे ही है। क्या रिएक्शन आएगी? नहीं, जीरो, ठीक है। तो ये सपोर्ट कितना नीचे हो, इसके डिफॉर्मेशन डेल्टा के बराबर हो। तो बेटा डेल्टा कितना होता है? डेल्टा बराबर होता है 5/384 WL की पावर 4, लेकिन L तो 2L है, तो 2L की पावर 4 अपॉन EI। तो 5/384 इंटू 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इंटू WL की पावर 4 अपॉन EI। तो मेरे ख्याल से 16 से इसको हम काटेंगे, 16 आएगा ना भैया? तो हो जाएगा ये 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 चौका 64, 5/24 WL की पावर 4 अपॉन EI। क्या ये ऑप्शन में है 5/24? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास ये रहा 5/24 WL की पावर 4 अपॉन EI। और मेरे ख्याल से ये भी तो सेम ऑप्शन है 4.8। देखो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। बेटा ए और डी दोनों, सवाल बनाने वाले ने थोड़ी सी ये गड़बड़ कर दी, सॉल्व सही से नहीं किया। मेरे ख्याल से ये ए और डी दोनों क्या है, सेम ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सवाल तो समझ में आ गया ना, सवाल समझ में आ गया, ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट है। क्या कोई और तरीका हो सकता था इसको करने का? एक तरीका और हो सकता था, जो दूसरा तरीका होता है इसको लेंथी मेथड से करने का, वो ये होता कि सपोज करो बीच वाली सपोर्ट नहीं है, बीच वाली सपोर्ट नहीं है, तो ये इस तरीके से जाती और यहाँ पर ये डेल्टा है, ठीक है, तो यहाँ मोमेंट आएगा, यहाँ मैं ये सोच रहा था क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि डेल्टा की वजह से जो मोमेंट आता है वो हमने पढ़ रखा है 3EI डेल्टा अपॉन L3, 6EI वाला था ना, और उसकी वजह से रिएक्शन भी हमने पढ़ रखी है, ठीक है, रिएक्शन, तो वो कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। बट ठीक है, जैसा भी क्या है वो बेस्ट है, ठीक है, अननेसेसरी टाइम खराब नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ बीम ऑफ स्पैन L एंड फ्लेक्सिबल रिजिडिटी EI द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट कितनी होती है? अभी बताया था 0 to L mx² dx अपॉन 2EI। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, mx² dx अपॉन 2EI। डायरेक्टली पूछ लिया। एरिया मोमेंट थ्योरम से सवाल मे बी, ठीक है। तो भैया आप तो कृष्णपाल जी महान हैं, आप तो पेपर स्टार्ट होने से पहले सब कराओगे। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द मेंबर शोन इन फिगर इज। ये कोई मेंबर है, इसमें एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी पूछी है आपसे पास। तो भैया इसका आंसर भी बी होगा क्या?
ये भी हमने पढ़ा था पी स्क्वायर एल अपॉन 2a। कभी भूल जाओ तो हमें पता है जो डिफॉर्मेशन डेल्टा होता है वो क्या होता है पी एल अपॉन ए। तो भैया इसको p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना तो p की पावर 2 हो जाएगी और 2 अपॉन में चला जाएगा तो पी स्क्वायर एल अपॉन 2ae हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफ्लेक्शन डेल्टा, स्ट्रेन एनर्जी u एंड लोड w ऑन अ ट्रस आर रिलेटेड बाय। तो याद रखिएगा ट्रस भी एक लीनियर सिस्टम फॉलो करता है, एक्सियल लोड होता है। तो ये जो मेंबर था, ये मेंबर क्या एक टाई तो है, टेंशन मेंबर ही तो है, तो ट्रस का मेंबर हो सकता है ना। तो डेल्टा बराबर डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू, डेल्टा इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना तो मैंने आपको कल ही बता, भले से अभी आपको थ्री मोमेंट थ्योरम बता ही नहीं है, लेकिन इतना तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। कल मुझसे कोई कह रहा था, डॉली थी, आज शायद आई नहीं है, बोल रही थी कि सर आप केवल नाम नाम बता रहे हो, मेथड तो बता नहीं रहे। तो देख लो बेटा, नाम नाम पर भी क्वेश्चन पूछ रखा है। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, स्टार्टिंग में भी था। फिर क्लैप्रियन थ्योरम किसको बोलते हैं? थ्री मोमेंट थ्योरम को ही क्लैप्रियन थ्योरम बोलते हैं। थ्री मोमेंट थ्योरम को ही क्लैप्रियन थ्योरम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्स मेथड। इनमें से कौन सा फोर्स मेथड है ये आपने बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्स मेथड, ये आपने बताना है। निम्न में से कौन सा फोर्स मेथड है? ठीक है, तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आपको मालूम है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड आज ही बताया, यही आपका फोर्स मेथड है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ये भी डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, स्टिफनेस मेथड भी डिफ्लेक्शन क्या डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ प्रोप्ड कैंटिलीवर इज एक्टेड अपॉन बाय अ मोमेंट m नॉट एट द प्रोप्ड एंड। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉप रिएक्शन। तो बेटा यहां पर मोमेंट लगा है और ये रिएक्शन पूछी है। ठीक है, p की वैल्यू पूछी है, बताओ जल्दी से, ये सवाल करो। ठीक है, हालांकि ये डायरेक्शन इसकी नीचे होगी डाउनवर्ड रिएक्शन की, क्योंकि ये जो मोमेंट होगा, देखो ये मोमेंट क्या करेगा, सैगिंग मोमेंट है, तो ये बीम को इस तरीके से उठाने की कोशिश करेगा और रिएक्शन इसे नीचे की ओर खींच लेगी, डिफ्लेक्शन जीरो करेगी। डिफ्लेक्शन क्या करेगी? जीरो। तो आपने करना कुछ नहीं है, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन लगाएंगे आप। लोड पी की वजह से जो रिएक्शन आएगी वो आएगी डिफ्लेक्शन होगा पी एल क्यू अपॉन 3EI, और एम की वजह से डिफ्लेक्शन होता है वो होता है एम नॉट एल स्क्वायर अपॉन 2EI, है ना, एम एल स्क्वायर अपॉन। तो EI से बेटा क्या हो गया, EI कैंसिल हो गया। ठीक है, ये एल स्क्वायर से ये पावर खत्म हो गई। अब ये जो 3 है वो राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो याद आएगा 3 और ये पी भी उधर, ये हो जाएगा आपके पास 3m नॉट अपॉन 2l, 3m नॉट अपॉन 2l, यानी कि 1.5 m नॉट अपॉन l। आंसर इज सी, आंसर इज सी। ठीक है भाई, तो चलो अगला सवाल देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। यार बस आप लोगों से बार बार हर लेक्चर में इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग वास्तव में आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। केवल ये 1.5 घंटा आके पढ़ाने की बात नहीं है, अच्छे से अच्छा सोर्स हमें कई कई किताबें ढूंढनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो क्या है कि जैसे मान लो अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी मेथड पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता कि सारे स्ट्रेन एनर्जी मेथड के क्वेश्चन एक ही जगह पर होंगे। तो मैं गेट के लास्ट के क्वेश्चन से ये निकालूंगा, फिर मैं ES के सवाल उठाऊंगा, फिर मैं UPPSC AE के ये सवाल जो है ना, ये UPPSC AE में आया हुआ 2013 में, वहाँ के क्वेश्चन उठाऊंगा, IAS के क्वेश्चन उठाऊंगा। 4-5 किताबों में से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर फिर उनको अरेंज करना पड़ता है, PDF फाइल बनानी पड़ती है। तो आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 1.5 घंटे के पढ़ाने के लिए हमें 3 घंटे घर पर तैयारी करनी पड़ती। ठीक है, तब कहीं जाके एक लेक्चर हम लोग यहाँ पर 1 या 1.5 घंटे का डिलीवर कर पाते हैं।
और जब मैं दिल्ली जाता था तो वो लेक्चर तैयार करने में 3-3 4-4 घंटे के पूरा का पूरा वीक लग जाता था कई बार। तो यार आप लोग बस, हम इतनी मेहनत अगर कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये मेहनत हमारी पहुँचे। तो आप लोग क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यार हर बार शेयर, ये नहीं कि सर आज कर दिया हो गया ठीक है, जल्दी जल्दी आप इसको अपने फेसबुक पर या डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप, आप कई कई व्हाट्सएप ग्रुप में होते हो। अब देखो 1000 बच्चा लाइव देखता है, एक बच्चे के बैच में कम से कम 50-60 स्टूडेंट होते हैं। एक बच्चा अगर है तो उसके बैच में 50 से 60 स्टूडेंट होते हैं। अगर सोचो 1000 बच्चा लेक्चर देख रहा है और 1000 को मैं 50 से गुणा करता हूँ तो 50,000 बच्चा होता है। अगर 50,000 तक ये लेक्चर पहुँचे और उनमें से 10,000 ना देखें, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि आप सब अभी इसी जनरेशन के हो, इसी जनरेशन मतलब जैसे मेरे को बीटेक किया हुआ 10 साल हो गया, आप सभी ने अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले ही बीटेक किया, बहुत कम है जिनका पुराना है। तो आप लोग अगर चाहेंगे थोड़ा सा, लाइव वाले तो करिए, जो ऑफलाइन लेक्चर देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग यार इसको थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली शेयर करोगे, जल्दी जल्दी करोगे तो डेफिनेटली, तो भैया हमारे लिए कर लो। अवतार सिंह फेसबुक यूज़ नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है ना, तो जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, अगर आप शेयर करोगे, और केवल लिंक शेयर नहीं करना है, वहाँ पे 4 अच्छी बातें लिख दो कि हाँ भाई ये लेक्चर बेनिफिशियल है, अच्छा समझाया हुआ है, कंप्लीट सिलेबस है। फॉर एग्जांपल सोम जैसे बिल्कुल कंप्लीट है, स्ट्रक्चर अब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, हाईवे बिल्कुल कंप्लीट हुआ आपका रखा हुआ है, इरिगेशन वहाँ पे कंप्लीट रखा हुआ है, और विद क्वेश्चंस है ना। तो किसी तरह के पेड कोर्स की किसी उसकी ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा सा हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा आप मेहनत करो, ठीक है, तो हो जाएगा। तो थोड़ा सा यार अगर आप ये हमारे लिए कर सकोगे तो बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की, है ना। स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट है जो बाद में ऑफलाइन देखते हैं, है ना, लाइव जो आते हैं वो तो अपनी मेहनत करते ही हैं, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं एक फिक्स्ड बीम है ए बी विद अ सेंट्रल हिंज, इसमें बीच में क्या है, एक इंटरनल हिंज है, built of 2 components, AC is rigid and CB has a moment of inertia I, ठीक है, ओके। when support A yields and rotates through theta, what is the moment at B। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये थीटा एंगल से इस तरीके से क्या होती है, रोटेट कर जाती है, तो हिंज नीचे पहुंचेगी, ठीक है, हिंज नीचे पहुंचेगी, तो यहाँ पर क्या मोमेंट जनरेट होगा ये हमें बताना है, ठीक है। चलो तो हम इस सवाल को यहाँ ले लेते हैं, इस सवाल को यहाँ ले लेते हैं कि ये मैंने बना दी आपकी बीम, ये आ गया फिक्स्ड एंड, और इसके बीच में हमने यहाँ बना दिया आपकी इंटरनल हिंज, लेंथ ये भी एल है, ये भी एल है। अब बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर स्लाइट रोटेशन आ रहा है इस तरीके से, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर मैं मान लूँगा कि बेटा थीटा की वजह से यहाँ जो मोमेंट जनरेट होता है, वो मोमेंट कितना जनरेट होगा आपको ही पता है, ये होता है 3EI/L इंटू थीटा, जब अपोजिट एंड क्या होता है, हिंज होता है। तो यहाँ पर हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो, चलो ये और आसान तरीका, मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ कि अगर ये एंगल L है ठीक है, और ये डेल्टा है, और ये रिजिड है, रिजिड होने का मतलब है मान लो ये बेंड नहीं करेगा, केवल इसको स्ट्रेट मान के कर रहा हूँ, ठीक है। 2 तरीके हैं इसको करने के, पहले मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। ये किसने कहा था अभी, प्रशांत बोला है कि रिजिड की वजह से जितना रोटेट होगा C उतना ही होगा ना। देखो बेटा डेल्टा होगा, ये लेंथ L है, दिस एंगल इज थीटा, तो भैया यहाँ जो डेल्टा होगा बच्चे, यहाँ जो डेल्टा होगा वो कितना होगा मेरे पास, L इंटू थीटा होगा। अब ये पॉइंट डेल्टा जब नीचे आता है, तो आप लोग याद करो कि अगर मेरे पास एक ये फिक्स्ड बीम है और ये एंड हिंज है, और हिंज सपोर्ट जब नीचे जाती थी तो यहाँ पर मोमेंट कितना जनरेट होता, मोमेंट जनरेट होता था 3EI/L² इंटू डेल्टा, इतना ही तो होता था। तो यहाँ पर जो मोमेंट जनरेट होगा वो कितना होगा, 3EI/L² इंटू डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू कितना बेटा, L इंटू थीटा, कितना L इंटू, तो L से L कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3EI/L इंटू थीटा, 3EI/L इंटू थीटा। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया C, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया।
सही है। हमने क्या माना बेटा, ये रिजिड है उसको बेंड नहीं कर रहा। अगर ये थीटा डिग्री से रोटेट करेगा तो ये डिफ्लेक्शन डेल्टा आ जाएगा। जैसे ये डेल्टा आ गया, अब ये हमारे पास क्या है, इस सब को हटा दो, ये सब किसी काम का नहीं है, इस सब को हटा दो। बस ये मान लो कि ये वाला एक हिंज पॉइंट है और हिंज पॉइंट डेल्टा से नीचे पहुंचता है तो मोमेंट जो होता है वो 3EI/L इंटू थीटा की रेट 3EI/L² इंटू थीटा होता है। अब उसको L से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब वैल्यू पुट कर दूंगा तो आपके पास क्या है, मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, 3EI/L² इंटू थीटा। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू थी ना डेल्टा, तो ये L जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मोमेंट तो ये आएगा, मोमेंट जो आएगा वो ये आएगा। क्या सभी को बात समझ में आई? एक दूसरा तरीका क्या था बच्चे इसको सॉल्व करने का, आंसर उससे भी सेम ही आता। अगर यहां से ये थीटा डिग्री से नीचे जाता है तो मुझे मालूम है यहाँ पर मोमेंट आता, मोमेंट क्या आता हमारे पास, वो आता अगेन 3EI/L इंटू थीटा। अब बेटा यहाँ पर मोमेंट आ रहा है तो यहाँ मान लो कुछ रिएक्शन आ रहेगी। अब उस रिएक्शन और इस मोमेंट की वजह से यहाँ पर जो मोमेंट जनरेट होगा वो जीरो होगा, तो यहाँ से रिएक्शन आ जाएगी। और जब ये रिएक्शन आ जाएगी तो रिएक्शन और मोमेंट की वजह से यहाँ पर मोमेंट लिखा जा सकता है। ठीक है, बट इस वाले मेथड से ज़्यादा अच्छा मेथड ये वाला है, बिकॉज ये रिजिड बोल रखा है, सवाल में क्या बोल रखा है बेटा, रिजिड बोल रखा है कि ये वाला जो पार्ट है वो रिजिड है। ठीक है, जबकि हम जो ये अगला वाला मेथड मान रहे हैं वहाँ पे इसको रिजिड नहीं मान रहे, इसको हम लोग बेंड होता हुआ मान रहे हैं। तो आंसर भले से दोनों से सेम आए, बट जो फर्स्ट वाला मेथड है वो बेस्ट है। अगला सवाल, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, बताइए। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताइए इसको कैसे करेंगे। जल्दी से कीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हाँ जी, कैसे करेंगे, आया किसी को दिमाग में? तो बेटा ध्यान दो, क्या हो रहा है, एक हैवी लोड इस तरीके से लटका हुआ है। अब ये सपोर्ट देखो, ग्लाइडर सपोर्ट, स्लाइडर सपोर्ट है कि ठीक है, तो इसको मैंने बताया था ये इस तरीके से नीचे जाता है कि आपके पास डिफ्लेक्शन तो होगा बट यहाँ पर स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। स्लोप क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, इट इज जस्ट लाइक एक फिक्स्ड बीम ले लो, ठीक है, और इसे डेल्टा से देखो, एक फिक्स्ड बीम ले लो एल लेंथ की और इसे डेल्टा अमाउंट से नीचे ले जाओ, डेल्टा अमाउंट से। तो आपको मालूम बेटा यहाँ जो रिएक्शन आती थी वो आती थी 12EI डेल्टा अपॉन L³, यही रिएक्शन तो आती थी बेटा। तो यहाँ पर दो केसेस है, ये जो W है, W/2 आधा जो है वो इधर जाएगा और आधा जो है वो इधर जाएगा, W/2। ये केवल आप समझ लो, कुछ बच्चे क्या होंगे डायग्राम देखते ही घबरा कर सवाल छोड़ देंगे। ये केवल आपकी इमेजिनेशन को परखने के लिए सब कुछ डायग्राम उसने बना रखा है कि ये यहाँ से ऐसे जा रहा है और यहाँ जाके हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो तुमने बस ये देखना है कि ये फिक्स्ड सपोर्ट है, एक तरह की फिक्स्ड सपोर्ट है जो कि नीचे शिंक कर रही है, तो ये W/2 है। कितना है, W/2। क्लियर है? तो बेटा W/2 बराबर रिएक्शन कर दो, W/2 बराबर कितना हो जाएगा, 12EI डेल्टा अपॉन L³ हो जाएगा। 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, 24, तो WL³ अपॉन 24EI। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम स्लाइडिंग डिस्टेंस डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू आपके पास, सॉरी W निकाला था, आप डेल्टा निकाल दो तो वो अपॉन में चला जाएगा, सब कुछ है ना अपॉन में, तो आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ठीक है, चलो भैया डिनर विनर करो आप लोग। हाँ बिल्कुल, फिगर ऐसा बना देते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को आपने बस अच्छे से समझना है। अगर ये डायग्राम तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या है, तो फिर इस प्रॉब्लम में आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
हम लोग मिलते हैं अब कल। कल मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, वेट्टीज थ्योरम, थ्री मोमेंट थ्योरम, 3 थ्योरम कल आपको पढ़ाई जाएंगी। समय बचता है तो मैट्रिक्स मेथड भी कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो अब मैं जरा स्टाइलस के पॉइंट को देखता हूँ, ये किसी तरीके से सही हो जाए तो। चलिए, इसकी वजह से हल्का सा मेरे को कोई बात नहीं, देखता हूँ कुछ ना कुछ तो होगा अरेंजमेंट। ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक। चलो, जिन्होंने लाइक नहीं किया हो लाइक कर देना, दिए वगैरह जलाओ, सेफ रहो, ठीक है। सारे रूल्स को फॉलो करो, कोरोना की तो ऐसी की तैसी, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।